हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं रिवीजन वर्क में अभ्यास कार्य में अलंकार लेकर आई हूँ। और अलंकार जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं, और आज हम रिवीजन वर्क, आजकल रिवीजन वर्क चल रहा है, तो रिवीजन में मैं फिर से अलंकार लेकर आई हूँ। और क्लास शुरू हो उससे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पूरा देखें वीडियो। और पूरा देखने के बाद आप क्वेश्चन अपने मन में अपने पास नोट करते जाएं। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में उभरता है कि आप पूछना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और इसके बाद लाइक भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो आज हम क्लास अपनी शुरू करते हैं अलंकार से। अलंकार में मैंने आपको बताया था कि दो भेद होते हैं अलंकारों के। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो सबसे पहले आज मैं शब्दालंकार के भेद से शुरू कर रही हूँ। शब्दालंकारों के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, है ना। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, ये इसके तीन भेद हैं। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है जो मैं आपको बता दूं कि तीनों भेदों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है आवृत्ति की। यहाँ पर आवृत्ति का बहुत ज़रूरी काम है। कहीं पर अक्षर की आवृत्ति हो रही है, कहीं पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, और कहीं पर आवृत्ति हो ही नहीं रही फिर भी अनेक अर्थ आ रहे हैं। ये इस बात का इनमें ध्यान देना कि आवृत्ति कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। तो सबसे पहले मैं उदाहरण लेती हूँ, अनुप्रास लेती हूँ। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। कैसे? अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है यहाँ पर। और जैसे उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है एक, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए। अब जैसे यहाँ पर म और म की तीनों शब्दों में के पहले वर्ण में म आया हुआ है और म 3 बार रिपीट हुआ है, आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि म की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। म की आवृत्ति के कारण, ठीक है। ऐसे ही अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें त की आवृत्ति हो रही है, इसलिए उसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और सिर्फ पहले अक्षर की ही नहीं, अंतिम अक्षर की भी अगर आवृत्ति हो रही है वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात दूसरे में आते हैं, यमक। यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ अनेक होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं।
शब्द भले ही एक समान हो, एक समान आने के बावजूद भी उनके अर्थ समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे ये उदाहरण मैंने दिया यहाँ पे, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। कहे कवि बेनी, यहाँ पे बेनी और बेनी दो जगह आया हुआ है, यानी कि दोनों में ही बेनी समान शब्द है, रिपीट हुआ है, आवृत्ति हुई है शब्द की, लेकिन फिर भी दोनों का अर्थ अलग है, सेम नहीं है। वो कैसे? अब यहाँ पे पहले ही बताया हुआ, कह कवि बेनी, यानी कि ये कवि का नाम है बेनी। बेनी एक कवि हैं जिनका नाम है बेनी, वो कवि बेनी कह रहे हैं कि बेनी ब्याल की चुराई। यहाँ पे बेनी शब्द का मतलब एक सुंदर कन्या की चोटी से है, चोटी को भी वेणी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बेनी चोटी को बताया हुआ है। तो बेनी, एक बेनी का मतलब कवि का नाम और दूसरे बेनी का मतलब चोटी है, यानी दोनों ही बेनी शब्द का अलग अलग अर्थ आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है ना। तो हम यमक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण और भी देख सकते हैं। एक बहुत ही फेमस, इसका सबने बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता है, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक दो शब्द सेम आए हुए हैं, एक से शब्द आए हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, यानी कि एक को, एक कनक यानी सोने को पाकर, किसी को बहुत सारा सोना मिल जाए, धनी हो जाता है, इसलिए वो बौरा जाता है। और दूसरा जो धतूरा है उसे खाकर इंसान बौरा जाता है, क्योंकि वो मादक वस्तु है। यानी दोनों ही मादक वस्तु, दोनों में ही नशा है, ये बात है, कहना चाह रहे हैं कि दोनों में ही नशा है, एक को पाकर और एक को खाकर नशा हो जाता है। तो कनक कनक दो शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए वहाँ पर भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार के और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है। काली घटा, जब बादल आते हैं तो उसे काली घटा बोलते हैं, एक तो वो घटा, और घमंड घटा, घटा का मतलब कम होना, तो एक काली घटा काले बादल और दूसरे घटा मतलब कम हुआ, घमंड कम हुआ। इस तरह से वहाँ पर भी यमक अलंकार है। तो हमें यमक अलंकार समझ में आ गया कि एक में अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ हर बार अलग होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आवृत्ति होती ही नहीं है, श्लेष में आवृत्ति नहीं होती है, आवृत्ति नहीं होती, फिर भी अर्थ अलग होते हैं, अर्थ अनेक होते हैं, अर्थ अनेक होते हैं। ये कैसे, ये भी देख लेते हैं। आवृत्ति इसमें होती ही नहीं है, फिर भी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण दिया, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून, यानी कि यहाँ पर पानी शब्द आया है, एक बार आया है, लेकिन हर बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। कैसे? कवि कहते हैं, ये कबीरदास जी का, कबीरदास जी कहते हैं कि पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला गया तो ये उबर नहीं सकते, यानी कि ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकते। कैसे? पानी में से अगर मोती में से अगर पानी चला गया तो मोती की चमक खत्म हो गई, मोती का अस्तित्व तो खत्म हो गया। मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य में भी पानी
के कारण ही उसको जीवन भी मिलता है, उसमें इज़्ज़त से भी रिलेटेड है ये शब्द। तो मनुष्य की इज़्ज़त गई या फिर उसमें पानी की कमी हो गई या तो जीवन पर बन जाता है। तो मनुष्य में अगर पानी नहीं रहे तो मनुष्य का अस्तित्व भी खत्म। चून मतलब चूना, चूने में भी अगर पानी ना मिले तो वो अपने वास्तविक अस्तित्व में नहीं आता। चूने में पानी मिलता है तभी वो कार्य करता है, तभी वो चूने का काम कर पाता है। तो चूने में भी पानी अगर निकल गया, मनुष्य में पानी निकल गया या फिर मोती में से पानी निकल गया, तीनों ही अपने अपने अस्तित्व को खो देते हैं पानी के कारण। पानी एक शब्द है लेकिन हर एक में अलग अलग अर्थ बनकर आया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी शब्द की आवृत्ति ना होने के कारण भी अनेक अर्थ लेकर आया है श्लेष अलंकार। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया ना। तो इसलिए इसका उदाहरण भी एक और भी ले लेते हैं। उदाहरण है इसका, मंगत को देख पट देत बार बार। मांगने वाले को देखकर पट शब्द आया। पट का मतलब है दरवाज़ा भी होता है और पट का मतलब वस्त्र भी होता है। तो मांगने वाले को देखकर जो गृहिणी है वो बार बार दरवाज़ा बंद कर देती है। एक तो ये अर्थ निकला। अगर दूसरा अर्थ लगाएं तो हम देख रहे हैं कि मांगने वाले को देखकर गृहिणी बार बार उसे वस्त्र देती है। तो पट शब्द का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर भी श्लेष अलंकार आया है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें तीनों समझ में आ गई होंगी। तो इसका अभ्यास करें, बहुत सारे उदाहरण देखें। उदाहरण आप जितने भी लेंगे आपको और समझ में आता चला जाएगा। उदाहरणों के बेस पर ही किसी भी चीज़ को हम समझ सकते हैं। परिभाषा तो हमने समझ ली, लेकिन उदाहरण जितने अधिक आप लेंगे आपके सामने अर्थ स्पष्ट होता जाएगा और इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शब्दालंकार अभी समझाया, अगली बार अर्थालंकार के 5 भेद हैं वो ठीक से समझाऊंगी। तब तक आप इसका अभ्यास करें। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न आपके मन में उभरते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। लेकिन वीडियो पूरा देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।